सूर्य ताप आइसोलेशन इंसोलेशन। सूर्य से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्णकटिबंधीय में 320 वाट प्रति मीटर वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा में उष्णकटिबंधीय में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघछादन बहुत कम पाया जाता है। समानतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रम की समतल कक्षा से 62 हाफ का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 62 हाफ का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। किसी भी सतह से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले और विकिरण के लगभग 32% भाग बादलों की तरह सतह से परावर्तित और धूल कणों से परिकीर्ण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। फिर से वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% बादलों की सतह से परिवर्तित और धूल कणों से परिकीर्ण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने में काम नहीं आता है। पूर्ण मेघछादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 40% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल में गर्म और ठंडा निम्न विधियों से होता है। चालन कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तुओं की ओर ऊष्मा प्रभावित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है। अंतःचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने पर चालन महत्वपूर्ण है। संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायुमंडल गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। अब पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। अब वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म होती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से यह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार यह वायु निचली परत की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ओर ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है।
कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता रहता है और वायु गर्म होने का में यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित हो रहता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का संचयन केवल गैसीय और तरलीय पदार्थों में होता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का संचयन केवल गैसीय और तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचयन केवल गैसीय और तरल पदार्थ में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती। विकिरण किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरणों से पृथ्वी और इसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म होती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगें विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। अभिवहन एडवेक्शन वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अववहन के कारण होती है। वायु गर्म राशियों द्वारा जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। गर्म वायु राशि जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों में ऊष्मा का संचार करती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी का बजट मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप का 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का अल्बेडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित होती है 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित। ये 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। ये 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा है। इनमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयों संवहन के जरिए और 19 इकाइयों संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा
वायुमंडल विकिरण दर है, इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अंत पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 14 और 48 है, जिनका योग 65 है। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है, जो सूर्यताप से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन है। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप के अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है, जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में मापा जाता है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में मापा जाता है। किसी भी पदार्थ पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान का अक्षांशीय रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संवर्तन का साहतिक अपसंचरण, कोशन और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। तापमान का जनवरी या जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण समानता संताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। जब यह रेखा है यह वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है, विषुवतीय रेखाई महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। स्वाभाविक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय पता है। स्वाभाविक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता कॉन्टिनेंटलिटी है। सबसे कम तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं उत्तरी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। संताप रेखा ये कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। संताप रेखाओं और तापमान के वितरण के निम्न लक्षण। संताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती है। इसका कारण है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। एक ही मात्रा में तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थान का तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर तापमान रेखाएं असमान मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में संताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है। फिर से पता है दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाते हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में तापमान रेखाओं में मोड़ कम आती है और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है। संताप रेखाओं के बीच की दूरी से तापमान प्रवणता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि संताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि संताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। यदि संताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। संताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक है। इसके विपरीत यदि संताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। फिर है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली संताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पर
कम मूल्य की संताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी या जुलाई के महीनों में न्यूनतम अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर अधिकतम तथा न्यूनतम तापांतर के तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यहाँ 2 प्रकार होता है। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वहाँ का तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अंत किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्य तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व के सबसे अधिक वार्षिक तापमांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बरख्योन्स नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान और इसके अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडल दाब, पवन और वायु राशियाँ। वायुदाब मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य तापमान में से मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।